हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, जहां पर हम लोगों को देखना है आर्ट और लिटरेचर को, यानी कि भारतीय आर्ट और लिटरेचर, यानी कि भारतीय कला और साहित्य में कौन कौन से बदलाव आए हैं, वो सारा कुछ हम लोगों को इस नए अध्याय में देखना है। और इस नए अध्याय की शुरुआत मैंने पिछली कक्षा में किया था। अब इस कक्षा में उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपने कक्षा को रोका था, यानी कि इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए जहां पर हम लोग रुके थे, अब वहीं से इस कक्षा में कक्षा संख्या 2 इस अध्याय का इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इतिहास के इस अध्याय को अब आगे बढ़ाता हूं और हम लोग हैं अभी पृष्ठ संख्या 120 पर, और यह जो है पारस प्रकाशन पुस्तक का है, जो कि आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है। पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं जो आप लोगों के पास है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पारस प्रकाशन का पुस्तक आप लोग ले लें, क्योंकि यहाँ पर पीएसबीआई का पाठ्यक्रम जो है वो पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार ही चलेगा और मैं इसी के अनुसार पढ़ाऊंगा। तो पिछली कक्षा का जो अंतिम पंक्ति था जहां पर हम लोगों ने कक्षा को रोका था, वो था देयर राइटिंग वेयर अ ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मासेज। जो साहित्यकार हुआ करते थे उस समय के 19वीं और 20वीं शताब्दी के, जब भारतीय स्वतंत्रता की बात हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चल रहा था, चरम पर पहुंच रहा था, उस समय बहुत सारे साहित्यकार हुआ करते थे जो अपनी अपनी भारतीय भाषा में, कोई तमिल में लिख रहा है, कोई तेलुगु में लिख रहा है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई उर्दू में लिख रहा है, कोई बंगाली उड़िया में लिख रहा है, तो कोई मलयालम में लिख रहा है, तो कोई अलग अलग भाषा में लिख रहा है। और इससे क्या हो रहा है, तो भारत के जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता में और ज्यादा बढ़ चढ़कर, स्वतंत्रता संग्राम में और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, निभा रहे हैं। तो क्या होता था कि उस समय के जो साहित्यकार हुआ करते थे, उनका जो राइटिंग था, उनका जो साहित्य था, वो जन को यानी कि मैसेज को इंस्पायर करता था, प्रोत्साहित करता था। अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक गाना, सॉन्ग, वो बाद में चलकर अभी जो है वो भारत का राष्ट्रगान बन चुका है, जन गण मन, और जिसको अंग्रेजी में नेशनल एंथम कहते हैं। और दो गाना, एक वंदे मातरम और एक सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और सारे जहां से अच्छा जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, ये दोनों जो है ये भारतीय सॉन्ग बन चुके हैं, यानी कि नेशनल सॉन्ग बन चुका है। ये भारतीय गीत है, तो ये भारतीय गान है। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग हैं। राष्ट्रगान हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर वाला जन गण मन है, जबकि वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, ये दोनों हमारा नेशनल सॉन्ग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान दें, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं। अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर लेटर बिकम आवर नेशनल एंथम। एक गाना जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, यहाँ पर उस गाने का नाम नहीं लिखा हुआ है, जन गण मन, तो वो जो है वो बाद में चल के भारत का राष्ट्रगान बन गया। टू सॉन्ग वंदे मातरम एंड सारे जहां से अच्छा, कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड मोहम्मद इकबाल रेस्पेक्टिवली, बिकेम आवर नेशनल सॉन्ग। और जबकि दो गाना, एक वंदे मातरम और एक सारे जहां से अच्छा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी और मोहम्मद इकबाल के द्वारा क्रमशः लिखा गया था, वो हमारा नेशनल सॉन्ग बन चुका है। क्रमशः का मतलब है, अगर ऊपर पहले वंदे मातरम है और यहाँ पर पहले अगर बंकिम चंद्र चटर्जी आ रहा है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यही होता है क्रमशः, अंग्रेजी में कहें तो रेस्पेक्टिवली का मतलब, जो ऊपर पहले है नीचे उसी का पहले होगा, जो ऊपर बाद में है नीचे उसी का बाद में होगा। ऊपर दो हैं तो नीचे भी एक दो होगा, ऊपर एक दो तीन है तो नीचे भी एक दो तीन होगा, और चार है तो वैसे ही क्रम में चलेगा। अंग्रेजी में रेस्पेक्टिवली कहते हैं, हिंदी में क्रमशः कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं इसी पृष्ठ पे, यानी कि पृष्ठ संख्या 120 पर। इट इज एविडेंट दैट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्टिमुलेटेड द लिटरेचर। यह तथ्य है, यह कहा जा सकता है और यह सत्य है और तथ्य है कि जो हमारा एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का जो विस्तार हुआ, इससे लिटरेचर जो है ये भी और ज्यादा फला फूला और ज्यादा आगे बढ़ा। यानी कि सीधा कहें तो एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिटरेचर, यानी कि शिक्षा जो है वो अगर बढ़ रहा है तो उससे साहित्य भी मजबूत हो रहा है, जो कि हम लोगों ने इस शताब्दी यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखा और अभी भी देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। जब इंसान शिक्षित होगा, भाषा का ज्ञान होगा, शब्दों का ज्ञान होगा, तभी तो वो लिटरेचर यानी कि तभी तो वो साहित्यकार बनेगा, और साहित्यकार बनेगा तो उसके लिए एजुकेशन तो जरूरी है ही, तो दोनों एक दूसरे के पूरक तो हुए ही। आगे, The style that evolved due to modern education were very different from the earlier one. अब ये जो नया जो शिक्षा है, जो नई शिक्षा जो आ रही है, समय समय पे जो नया शिक्षा आ रहा है, वो पुराने शिक्षा से भिन्न है, भिन्न बहुत अलग है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 19वीं 20वीं शताब्दी की शिक्षा और उसके पहले की शिक्षा, उन दोनों में व्यापक अंतर हुआ करता था। The impact of foreign language was evident with people writing essay, prose, short stories and drama and not just poetry. Now the theme of writing were based on the life of common man. यहाँ पर क्या है कि अब 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की बात हो रही है और पहले की बात हो रही है, तो फॉरेन लैंग्वेज, चूंकि भारत जो है वो विदेशियों का गुलाम रहा है, चाहे वो मुगल की बात करें, चाहे वो ईसाई वाले अंग्रेजों की बात करें या मुसलमान वाले मुगल की बात करें, तो भारत पर विदेशी भाषा यानी कि फॉरेन लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और इसी कारण से अगर हम इतिहास में जाएं और इतिहास में अगर लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर भी हमारा जो है बहुत सारा जो है पहले का लिटरेचर जो है वो अंग्रेजी और अलग अलग फॉरेन भाषा में यानी कि विदेशी भाषा में दिखते हैं, बेसिकली अंग्रेजी में दिखते हैं। लेकिन इस समय जो है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अलग अलग साहित्यकार का जो कि अपनी भाषा में लिखते थे और अपने मैसेज को, अपने लोगों को, अपने जन को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे। तो लिटरेचर में यहाँ पर यह भी व्यापक बदलाव आया कि जो लिखावट था वो अपनी भाषा में, लोगों की भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, जो भी हो, उस भाषा में होना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसी में आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बंगाली लिटरेचर की, यानी कि बंगाली साहित्य की। तो बंगाली साहित्य की बात करेंगे तो यहाँ पर है कि द 19th century witnessed rebirth of Bengali literature which was the fusion of western and eastern ideas. अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी को अगर देखा जाए तो बंगाली साहित्य के लिए, बंगाली लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा काल था, जहां पर कहा जाता है कि बंगाली लिटरेचर का यानी कि बंगाली साहित्य का पुनर्जन्म होता है 19वीं शताब्दी में। अगर इतिहास में हम लोग जाएं तो 19वीं शताब्दी को बंगाली लिटरेचर, बंगाली साहित्य का पुनर्जन्म का शताब्दी या फिर काल भी कह सकते हैं। जो कि बंगाली लिटरेचर जो अगर बात करें तो बंगाली लिटरेचर जो है मिक्सचर दिखता है वेस्टर्न और ईस्टर्न आइडिया का, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी विचारों का, सभ्यताओं का। राजा राम मोहन राय was a great innovator of बंगाली लिटरेचर। अगर हम बंगाली लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग साहित्यकारों का नाम आता है, इसमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है। अदर नोटेबल इनोवेटर वेयर, बाकी जो और भी नाम आते हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, अरविंदो घोष हैं, शरत चंद्र चटर्जी हैं। ये सब बंगाली साहित्यकार के जाने माने जो हस्ताक्षर हैं या फिर कहें तो जाने माने साहित्यकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ शाइनिंग स्टार ऑन द लिटरेरी होरिजन ऑफ इंडिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो बंगाली साहित्यकार जो हम लोग देख रहे हैं कि वो तो है ही है। और ये तो अगर बात करें तो इन सब में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, कोई साहित्यकार बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर साहित्यकार अपने आप में बड़ा होता है। लेकिन हाँ, अगर हम सारे साहित्यकारों में, बंगाली साहित्यकारों में देखें
तो अगर सबसे ऊंचा नाम आता है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का आता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गान है वो तो हमारे लिए राष्ट्रगान, भारत के लिए राष्ट्रगान भी बन चुका है। His writing reflect a great combination of ancient Indian tradition and the new European consciousness। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लिखावट था, उनका जो साहित्य था, उनके साहित्य को अगर पढ़े, उनके साहित्य को अगर देखे तो उनका साहित्य जो था वो नया जो यूरोपीय यानी कि अंग्रेजों वाला जो सभ्यता, जो आइडिया था, और जो पुराना भारतीय ट्रेडिशन जो सभ्यता था, इन दोनों का मिक्सचर दिखता है, इन दोनों का फ्यूजन दिखता है, या फिर कहें तो कॉम्बिनेशन दिखता है। ही रोट मोस्टली इन बंगाली, उन्होंने अधिकांश जो साहित्य है वो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखी। अब हम लोग बंगाली के बाद आते हैं उर्दू लिटरेचर पे। उर्दू लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? उर्दू लिटरेचर वाज इनरिच्ड बाय राइटर लाइक अल्ताफ हुसैन, गालिब, अकबर अलाहाबादी एंड मोहम्मद इकबाल। अगर उर्दू साहित्य के हस्ताक्षर की बात करें, साहित्यकारों की बात करें, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े नाम आते हैं वो आता है अल्ताफ हुसैन का, गालिब का, अकबर अलाहाबादी का और मोहम्मद इकबाल का। मैं फिर से कहता हूं कि साहित्य में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर साहित्यकार अपने आप में अलग होता है, लेकिन हाँ कुछ जो नोटेबल साहित्यकार हैं, जो जाने माने साहित्यकार हैं उर्दू साहित्य के, जो उर्दू साहित्य के हस्ताक्षर हैं वो है अल्ताफ हुसैन, गालिब, अकबर अलाहाबादी और मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल को हम लोगों ने पहले भी देखा है, सारे जहां से अच्छा वाले। आगे, उर्दू पोएट्री एंड लिटरेचर डेवलप्ड सफिशिएंटली ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम। ये जो उर्दू पोएट्री, उर्दू कविता की बात करें, काव्य की बात करें और साहित्य की बात करें, तो ये सब अभी भी अच्छे से विकसित हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी लिटरेचर की। पृष्ठ संख्या 120 पर है। हम लोगों ने बंगाली लिटरेचर की बात कर ली, उर्दू लिटरेचर की बात कर ली, यानी कि बंगाली साहित्य और उर्दू साहित्य की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य की। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म कैन बी सीन इन हिंदी लिटरेचर। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जो इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म कैन बी सीन इन हिंदी लिटरेचर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो जो फ्रीडम मूवमेंट उस समय चल रहा था, भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसका असर जो है वो हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलता था। उसके जो बदलाव और व्यापक असर जो है वो हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं, जो कलमगार हैं, जो हस्ताक्षर हैं, वो अपने साहित्य में लिखा करते थे। यानी कि यही चीज कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी का जो फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल रिफॉर्म हो, वो हिंदी साहित्यकार ने अपने साहित्य, हिंदी साहित्य में उसको भरपूर स्थान दिया। हिंदी बिकम अ पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हिंदी जो है वो एक प्रसिद्ध माध्यम बना अपने अभिव्यक्ति का, मतलब अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पर हिंदी हस्ताक्षर यानी कि हिंदी साहित्यकार की बात करें तो पहले भी हम लोगों ने बात किया भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि एक ड्रामेटिस्ट, पोएट और एसेइस्ट थे, जो ड्रामा और टाइप का जो काव्य था उसको लिखा करते थे और लेख लिखने का कार्य करते थे हिंदी में, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। और ये बाद में कहा गया कि इनको बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर भी कहा जाने लगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है, तो उसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के फादर, यानी कि जनक, यानी कि पितामह। आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ला, प्रेमचंद एंड मेनी अदर कंट्रीब्यूटेड टू इनरिच हिंदी लिटरेचर। और भी जो अलग अलग जो हस्ताक्षर, जो साहित्यकार, जो कलमगार जो हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और बहुत सारे अलग अलग। यहाँ पर जो और भी नाम है वो लिखा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत,
महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण लेखक हैं भारतीय हिंदी साहित्य के, और इन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया अपने हिंदी लेखन में। अब पृष्ठ संख्या 120 से आया जाए पृष्ठ संख्या 121 पे और बात की जाए इंग्लिश लिटरेचर की। हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर की बात कर ली, हम लोगों ने हिंदी साहित्य की बात कर ली, उर्दू साहित्य की बात कर ली, बंगाली साहित्य की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य की, कहें तो इंग्लिश लिटरेचर की। यह जो चित्र आपको सामने दिख रहा है इस पृष्ठ पे, पृष्ठ संख्या 121 पे, ये है राजा रवि वर्मा, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनका चित्र है, उनका पेंटिंग है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं यह चित्र, यह पेंटिंग राजा रवि वर्मा का। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। The history of English literature in India get rolling with Raja Ram Mohan Rai campaign for introduction of scientific education in India through English medium। हम लोगों ने एक अध्याय पढ़ा था, मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोगों को PSBI के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार इसी कक्षा 8 में पढ़ना है, इसी इतिहास में, इसी सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। वहां पर हम लोगों ने देखा था चेंजेज इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो कि इंडिया में कैसे कैसे भारतीय शिक्षा में बदलाव आया, कैसे कैसे भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण या हिंदीकरण, कैसे गुरुकुल, कैसे मैकाले की पद्धति आई, ये सारे चीजों की बात हुई थी। वहीं पर एक बात हुआ था राजा राम मोहन राय का, और हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया था, और वो अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार थे, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा उनको ज्यादा बेहतर लगता था। उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा से जो भारतीय हैं वो ज्यादा शिक्षित होंगे या ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षित होंगे। अब वो सही था गलत था वो अलग बात है, लेकिन ये उनके विचार थे, और वही चीज का जिक्र, वही चीज की बात है अब यहाँ पर हो रही है। इंग्लिश लिटरेचर की जब बात हो रही है तो यहाँ पर वही लाइन लिखा हुआ है जो वहां से मेल खाता है कि अगर हम अंग्रेजी लिटरेचर की बात करें, भारत में अंग्रेजी साहित्य की बात करें, तो ये राजा राम मोहन राय के उस इतिहास से जुड़ा हुआ है जहां पर राजा राम मोहन राय जो हैं भारत में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के पैरोकार बनते हैं और कहते हैं कि हाँ, भारत में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होना चाहिए और यही होना चाहिए। और जब एजुकेशन, तो पहले भी मैंने बात की इसी कक्षा में कि एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिटरेचर, जितना मजबूत एजुकेशन होगा उतना मजबूत लिटरेचर होगा। तो एजुकेशन जब वहीं से अंग्रेजी की बढ़ती है तो लिटरेचर का भी जो रूट है, अंग्रेजी लिटरेचर का जो रूट है, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का जो जड़ है, वो भी उसी राजा राम मोहन राय के सोच वाले अंग्रेजी मीडियम से आता है। यानी कि भारत में अगर इंग्लिश लिटरेचर के रूट की बात करें तो वो इंग्लिश मीडियम का जब से भारत में स्थापना या फिर कहें तो तेजी से विकास हुआ, राजा राम मोहन राय के पैरोकारी के बाद वहीं से इंग्लिश लिटरेचर का भी इतिहास आता है। लेटर, बाद में, इट बिकम अ मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेरी एक्सप्रेशन बिसाइड बीइंग एन इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल। अब क्या लिखा हुआ है कि बाद में ये जो अंग्रेजी साहित्य है, यह हमारे शिक्षा और हमारे साहित्य वाले जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, जो विचार को बताने का जो क्रिया है, जो शैली है, उन सारे चीजों का ये आधार बनता चला गया। और यहाँ पर ये चीज भी अलग बात रह गई कि हमारा जो अधिकांश लोगों का कम्युनिकेशन, संचार का भाषा अंग्रेजी हो या न हो, लेकिन अंग्रेजी लिटरेचर जो है वो अपना पैर जो है वो मजबूती से बाद में और ज्यादा पसारता चला गया, और इसकी शुरुआत वही अंग्रेजी मीडियम वाले स्थापना से होती है। विवेकानंद वाज ऑल्सो अ परफेक्ट मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। विवेकानंद भी जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी कि अंग्रेजी भाषा के एक परफेक्ट, यानी कि एक अच्छे और परिपूर्ण ज्ञाता थे, मास्टर थे। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब बुक का नाम है, एंड एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी, कल्टिवेटेड इंग्लिश एंड द लैंग्वेज बिकम अ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब जो तीन प्रमुख पुस्तक की बात की गई है, ये सब
अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यानी कि ये सब अंग्रेजी साहित्य का 3 बहुत बड़ा उदाहरण है, और जो यह बताने की कोशिश कर रहा है, जो यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि भारत में अंग्रेजी साहित्य जो है वो कितना ज्यादा, बहुत तेजी से, कितना ज्यादा मजबूत, कितना तेजी से पैर पसारता चला गया। आगे लिखा हुआ है नीरद चौधरी, नीरद चौधरी बिकम फेमस फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अगर हम लोग नीरद चौधरी की बात करें तो ये भी, नीरद चौधरी बिकम फेमस फॉर हिज ऑटोग्राफी, वो भी अपने स्वजीवनी, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में स्वजीवनी कहते हैं, बायोग्राफी को जीवनी कहते हैं। ऑटो मतलब स्व होता है, खुद का। जब एक व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, और जब एक व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, तो जीवन के बारे में। तो नीरद चौधरी जो थे वो अपने ऑटोबायोग्राफी अननोन इंडियन, इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी एक बुक, एंड ब्रोकन विंग ऑफ सरोजनी नायडू ये भी एक बुक, हुज रोमांटिसिज्म कैरेक्टर रीडर इन इंडिया एंड यूरोप, ये दोनों भी अगर बात करें, दोनों पुस्तक, दोनों साहित्य की, तो इन दोनों का भी जो रोचक था, या फिर जो इन दोनों के बीच, इन दोनों में जो रोमांच था, जो लेखन का रोमांच था, जो कहने का, विचार का रोमांच था, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, और इससे भी जो अंग्रेजी साहित्य है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। द लिरिकल क्वालिटी ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक की बात की जा रही है, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसकी भी बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये भी जो है ये सर्वव्यापक तौर पे, विश्वव्यापक तौर पर एक्सेप्टेड है, यानी कि गीतांजलि जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक है, वो भी अंग्रेजी साहित्य को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि ये तो विश्वव्यापक तौर पे एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसके लिए तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ड्यूरिंग द कंटेम्प्रेरी पीरियड, समकालीन समय की बात करें तो वी हैव मेनी रिनाउंड राइटर हु रोट इन ऑल वेराइटी ऑफ लिटरेचर। हम लोग के को अगर देखें, अगर उस समय की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन को अलग अलग तरीके से लिखा है, चाहे वो फिक्शन की बात करें, शॉर्ट स्टोरी की बात करें, काव्य की बात करें, ड्रामा की बात करें, थिएटर के माध्यम से बात करें, ये सारे जो हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार जो हैं वो अपने अभिव्यक्ति को, अपने इस इतिहास को अपने तरीके से, अपनी भाषा में एक्सप्रेस किए हैं अंग्रेजी में। तो हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर की बात कर ली, हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य की बात कर ली, हम लोगों ने उर्दू साहित्य की बात कर ली, हम लोगों ने बंगाली साहित्य की बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में और बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्रेस की। तो इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।